यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम फॉर्म आ गया, सारी डेट्स आ गई हैं। अच्छा, फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, कौन कौन सी नौकरी के लिए कौन बच्चा दे सकता है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है, सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर ये सारा आप चीज़ ढूंढने हो कि एक ही वीडियो मिल जाए, वो भी एकदम अच्छे तरीके से, ताकि मैं एकदम एक ही बार में समझ जाऊँ और इसके बाद केवल तैयारी पे लग जाऊँ, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। अब इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम आसानी तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट एक्चुअली में है क्या, क्यों कराया जाता है, कौन बच्चा दे सकता है, इसका सिलेबस क्या है, और मतलब इसको देना क्या फायदा है या नहीं है, सारी चीजें हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट है क्या। ये एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब एक पेपर होता है जिसके एक आप अगर उसको क्वालिफाई कर लोगे, उसका एक स्कोर मिलता है। यहाँ पे कोई क्वालिफाई वगैरह कोई जाता नहीं है। यहाँ पे एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। वही स्कोर कार्ड के बदौलत यूपी में जितने भी ग्रुप सी की मेंस एग्जाम होती हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे, नौकरी नहीं मिलने वाली इससे। ठीक है, बात आई समझ में। तो यूपी ट्रिपल एस सी वो कमीशन है जो इस एग्जाम को कराती है। पीईटी एक एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, जितनी भी अपनी पोस्ट आती हैं यूपी में, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, क्लर्क हो गया, और बहुत सारी ऐसे कुल मिला के भाई 52 से भी ज्यादा पोस्ट हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो। लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, वीपी हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, मंडी निरीक्षक हो गया, फॉरेस्टर हो गया, डिफॉरेस्ट मैन हो गया, ठीक है, तकनीकी सहायक हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, सप्लाई इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ विश्लेषक, टैक्स, राजीव संबंधित पद, जितने भी बहुत सारे ऐसे कम से कम 50 से ज़्यादा पदें हैं यूपी में जो आती हैं, वो एक्चुअली उनका मेंस का एग्जाम कराया जाता है। अभी आपने पेट का एग्जाम दिया, बिल्कुल बिना पेट के एग्जाम के आप इनका पेपर नहीं दे सकते, जो भी इनका मेंस का एग्जाम होता है। तो आपको पेट देना ही पड़ेगा, और साथ ही उसमें स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। आपने पेपर दे दिया, उसमें अभी सारे सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे। फिर जब आपने पेट का एग्जाम दे दिया, उसमें आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। वही स्कोर कार्ड के बदौलत आप अप्लाई कर पाओगे। जब भी ये पेपर करवाया जाएगा, इनका मेंस एग्जाम, इन सभी का मेंस एग्जाम जब भी करवाया जाएगा, तो आपसे आपका पेट स्कोर पूछा जाएगा। और जितना आपका ज़्यादा स्कोर है, उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आप इनका मेंस एग्जाम दे पाओगे। बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल प्री की तरह होता है भाई, कि प्री में अगर आपका इतना नंबर आए तभी आप ये मेंस का एग्जाम दे पाओगे। वैसे ही जितना ज़्यादा आपका बढ़िया स्कोर रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आप इनका मेंस दे पाओगे। जब मेंस दे पाओगे तभी तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस होंगे। तो आपको यहाँ पे मतलब कोशिश करनी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसका फॉर्म का डेट कब से कब तक है और ये कब से कब भरा जाता है। देखो, अभी नोटिफिकेशन आया, अभी अभी 1 अगस्त 2026, 3 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो गई है भरना। लोग भर रहे हैं और आप भी भरो भाई। लास्ट डेट का इंतजार मत करो, जो कि है कितना, 1 सितंबर है। उसी दिन आपकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी, और वही उसके बाद फिर नहीं भर सकते आप फॉर्म। फिर अब ये मौका छोड़ दोगे, मौका गवा दोगे, छोड़ दोगे क्या, मौका गवा दोगे, और बहुत अच्छा मौका गवा दोगे अगर आप 18 साल से और 40 साल के बीच में हो तो फॉर्म को भर दो भाई, क्या ही जाता है, उतना फॉर्म फीस भी नहीं है। अच्छा, जब आपका ये फॉर्म भर जाएगा, लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, तो एक दिन आपको मिलेगा 8 सितंबर। अगर आपको बीच में कुछ याद आ गया, यार मैंने गलती से ये भर दिया, ये यार मेरा गलत हो गया, तो आप फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। वो भी केवल एक दिन आपको मिलता है, 8 सितंबर को। तो ये चांसेस देते हैं कि अगर आपका फॉर्म गलत भर गया है, तो रिजेक्शन से बचने के लिए आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। अब केवल फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा भाई आपको, सबसे पहले ना आपका ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब क्या होता है, देखो जब आप एसएससी का फॉर्म भी भरते हो ना, तो उसमें एक बार ओटीआर करवाया जाता है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो भी यूपी का जो डाटाबेस है, जहाँ पर सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वो एक बार एक डिटेल ले लेते हैं, आपका जो भी बेसिक डिटेल होता है, जैसे आपका ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, मतलब जिससे ये साबित हो जाए कि आप इंडियन हो, 18 साल से ऊपर हो, आपने पढ़ाई कर रखी है, 10वीं पास हो, जो भी उस एग्जाम का बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक डिटेल्स वो चाहिए होता है किसी भी स्टूडेंट से, ताकि वो पता कर पाए हाँ ये जो बच्चा है वो सच्चा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है एक तरीके से। तो ओटीआर ये आपको करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता कि हाँ आपका बहुत पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की नहीं चाहिए होता। केवल आपका कोई भी एक पैन कार्ड होगा, या फिर आधार कार्ड, या वोटिंग आईडी कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से तीन तीन कौन कौन से। वो आधार कार्ड से नहीं होगा भाई, आपका वोटर आईडी कार्ड होगा एक तो, या फिर पैन कार्ड चलेगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद तो आपका फ़ोन नंबर, मार्कशीट 10वीं की, और फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी, ये सब चाहिए होता है। जब आपके पास ये, तो आप इजीली ओटीआर भर दोगे। और जब आप ओटीआर भर दोगे, तो आपको एक ओटीआर नंबर मिलता है। उसी ओटीआर नंबर की बदौलत आप फॉर्म फिल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले वहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताओ ओटीआर नंबर क्या है।
जब आप वहाँ पे ओटीआर नंबर एंटर कर दोगे तब जाके आपको पास आपका फॉर्म खुलेगा। उसके बाद आप उसमें डिटेल फिल करोगे और फ़ी की पेमेंट कर दोगे। अच्छा, फ़ी पेमेंट कितनी करनी है? अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो तो आपको कुल मिला के ₹185 देने पड़ेंगे, जो कि उतने ज़्यादा नहीं है। अगर आप एससी-एसटी से हो तो ₹95 और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हो तो आपको कुल मिला के ₹25 ही आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरोगे ना ऑनलाइन ही भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है? कौन-कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी बच्चा जो 10वीं पास है और साथ ही 18 साल से लेके 40 साल की उम्र के बीच में है, ठीक है? तो ये कितनी अच्छी बात है भाई, और मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है भाई। जब हम 10वीं में रहते हैं, तो हमारा मन भी लगता है उस समय पढ़ने का। जैसे-जैसे हम ग्रेजुएशन के पास जाते हैं, फिर मन कम होने लगता है, फिर थोड़ा दूसरे उसमें आ जाते हैं हम, दूसरे एज में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ 10वीं 12वीं ये सब की ऐसी क्लास है जिस समय हमें सबसे ज़्यादा मन लगा रहता है, बोर्ड की चिंता रहती है, तो उस समय थोड़ा-सा दिमाग भी अच्छी जगह काम कर रहा रहता है। तो उस समय सोचो आपको पेपर देना है, तो अगर आप 10वीं पास कर लिए हो, लेकिन साथ में ये भी है कि आपकी जो उम्र है ना भाई, वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वो भी कब कब माना जाएगा? वो भी 1 जुलाई 2026 से। इससे पहले-पहले आपकी जो ऐज है ना भाई, वो 18 साल हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो नहीं दे पाओगे। जब आप ओटीआर भरोगे ना, जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें ही पकड़ लेगा। आपका पैन कार्ड माँगेगा, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से एक चीज़ कोई ना कोई माँगेगा। और आप अगर नहीं दोगे तो नहीं भर पाओगे, ओटीआर नहीं भर पाओगे तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, और वो तीनों में से कोई भी एक चीज़ तभी तो दे पाओगे जब आपकी उम्र 18 साल है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब 18 साल पे ही बनता है, ठीक है? तो वहाँ से आप 18 साल के हो तभी आप ये भर पाओगे। अच्छा, ये ना जैसे आपका वो होता है, क्या होता है अपने पास? ये एससी-एसटी का कास्ट सर्टिफ़िकेट, ओबीसी का कास्ट सर्टिफ़िकेट, ये सब 3 साल, 5 साल के लिए वैलिड होते हैं ना। अगर आपने आज बना लिया तो आज से आने वाले 5 साल के लिए वैलिड होता है। फिर उस 5 साल के बाद अगर आप उसको ही अप्लाई करते हो तो माना नहीं जाएगा, फिर आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। तो हर 3 साल बाद आपको अपने कास्ट सर्टिफ़िकेट को रिनोवेट कराना पड़ता है। उसी तरीके से भाई यहाँ पर पैट में भी है। अगर आपने सपोज़ यहाँ पे 2025 में अगर आपने पेपर दिया था पैट का, हर साल पैट का पेपर होता है। तो 2025 में सपोज़ आपने पेपर दिया था पैट का, तो अब उसी पेपर से आप 2025 के भी एग्ज़ाम दे सकते हो, 2026 के भी और 2027 के भी दे सकते हो। यूपी में जितनी वैकेंसीज़ आएँगी उन सभी का मेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने इस साल दिया, सपोज़ आपने 2026 में दिया, तो फिर इस साल का स्कोर कार्ड माना जाएगा। अगर अगर हाइयर है, सपोज़ मैं अभी ये चीज़ बताऊँगा, अगर आपने इस साल दिया, 2026 में दिया, फिर 27 और 28 ये 3 साल आप एलिजिबल हो जाओगे इस पैट के, जो भी आपका इस साल स्कोर मिलेगा। अच्छा, आप बोलोगे कि मैंने 2025 में दे दिया, उसमें मेरा स्कोर 75 आया था। लेकिन इस बार जब मैंने 2026 में पेपर दिया ना, तो इस बार मेरा पैट का स्कोर कम हो गया भाई, किसी भी कारण कम हो गया, सपोज़ 60 रह गया या 65 रह गया। तो आपका ऐसी बात नहीं है कि सरकार बोलेगी आपका लेटेस्ट वाला पैट स्कोर कार्ड चाहिए, नहीं, आपका पुराना वाला पैट का कार्ड भी चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 81 स्कोर आया मेरा पहले, और अभी क्या आया, 72 स्कोर आया। तो आप अपना ये 81 वाला दिखा सकते हो, है ना? आपका जो भी हाइयर वाला रहेगा ना, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। मतलब पूरी तरीके से जो हमारा सरकार है ना, वो हमारे यहाँ पे मदद कर रही होती है। तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर है ना, अगर वो अभी 3 साल के अंडर उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं है, तो आप उसको दिखा के अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि अब आपने दिया फिर से नया पैट का एग्ज़ाम और इस बार आपके 72 नंबर आ गए, पिछली बार 81 नंबर आए थे, तो आपका इस बार माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जो भी आपका हाइयर है। और ये बात याद रखना, जितना ज़्यादा हाइयर आपका पैट का स्कोर कार्ड होता है ना, उतनी ही ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए, उतनी ही ज़्यादा नौकरी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कुल कितने पदें हैं। देखो, यहाँ ये कुल मेन है, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, वीडियो, क्लर्क, इन सब का ना हायर हायर अपना कट ऑफ जाता है। जैसे वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रीमियम बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रीसियस जॉब है ये, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर जॉब है। तो अगर वो आपका पेट का स्कोर कार्ड माँगेंगे सबसे पहले, और अगर आपका ज़्यादा है, सपोज़ 80 के आसपास है, तो आपको वो शॉर्टलिस्ट कर देंगे, आपका नाम आ जाएगा। तब जाके आप इसका मेंस का पेपर दे पाओगे। लेकिन अगर आपका पेट स्कोर 60 है, तब आप नहीं दे पाओगे, तब आप बाहर हो जाओगे लिस्ट से। जैसे प्री का पेपर होता है ना, तो प्री का पेपर पहले करवा लेते हैं, फिर कट ऑफ निकलती है, और जिसका कट ऑफ पार होता है वो लिस्ट में अंदर होता है। वैसे ही यहाँ पर है, पैट का स्कोर जो भी जितना ज़्यादा होगा, आप अपना 80 प्लस का टारगेट बनाओ, यही सबसे बेस्ट है। तो अगर आपका टारगेट 80 प्लस है तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर आपका 80 प्लस आया है तो फिर आपको मतलब ये समझ जाओ कि हाँ, मुझे मतलब मिलेगा ही मिलेगा मौका, लेकिन उससे कम है तो फिर कम चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना यहाँ पे स्कोर बढ़ाने की कोशिश करना होता है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका फ़ायदा किस तरीके से हमें मिलता है। भाई सपोज़ अभी पेट का पेपर होगा, ठीक है? वो अगर आप जो भी आप उस पे पेपर दोगे तो सबका एक पेट स्कोर कार्ड मिलेगा, जिसमें आपका पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आए। बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लगभग 14 से 15 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लगभग पूरे सब्जेक्ट ही पूछ लेते हैं जितने भी होते हैं।
फिर जब आपका पेट का स्कोर कार्ड होगा, वैकेंसीज जो भी आएंगी अलग अलग नौकरियों से रिलेटेड यूपी में, तो आप उसके हिसाब से आप अप्लाई करोगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका पेट का स्कोर देख के सरकार आपका वो कमीशन आपका शॉर्ट लिस्ट करके कि भाई तुम्हारे तो 85 नंबर है, तुम बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो, तुम बिल्कुल मेंस के एग्जाम देने लायक हो। लेकिन वहीं कोई बच्चा होगा 65 मार्क लेके घूम रहा होगा, तो सरकार उसको बोल देगी बेटा हमारे डाटाबेस का जगह भर चुका है, तुम्हारा नाम हम यहाँ पे दर्ज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 65 नंबर आए, वहीं तुम 65 की जगह 85 लेकर आते अगर मक्कारी नहीं करते, तो हम भर लेते यहाँ पे, तो तुम मेंस का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अभी आप नहीं दे पाओगे, क्यों? क्योंकि आपका स्कोर यहाँ पे कम है। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आप मेंस का एग्जाम दोगे, और जब फिर मेंस का एग्जाम क्लियर कर लोगे तब उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है भाई। हम बात करें इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितना टाइम मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अभी। देखो एग्जाम पैटर्न में कुल मिला के आपका जो पेपर होता है वो ओएमआर बेस्ड होता है और ऑफलाइन पेपर होता है, कोई यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपको कुल मिला के समय मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जय सिया राम करके आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन टिक कर दोगे, नहीं भाई। आपको नेगेटिव मार्किंग पता चले माइनस में नंबर ना आ जाए, तो आपको बड़े ध्यान से पेपर अटेम्प्ट यहाँ पे करना पड़ता है, अंधाधुंध आप नहीं कर सकते। सिलेबस की बात करें तो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड इसका सिलेबस है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान हो गया। फिर आपकी मैथ से रिलेटेड अपना प्रारंभिक अंक गणित, जिसमें बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जितने भी अरिथमेटिक से रिलेटेड जो भी बेसिक चैप्टर है, नंबर सिस्टम और ये सारी चीज़ें, समय का हो गया, समय जागरूकता हो गया। फिर आपके सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क एवं तर्क शक्ति, ये सब रीजनिंग वगैरह है भाई, हिंदी इंग्लिश। फिर अपठित गद्यांश, फिर ये ग्राफ वगैरह, जो डीआई होता है ना मैथ का पेपर का, मैथ का जो डीआई होता है, तालिका की व्याख्या, ये सब इसमें पूछता है। और बहुत अच्छा लेवल होता है पेपर का, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे और लगभग मतलब बहुत सारी नौकरियां, जैसे वीडियो से लेके स्टेनोग्राफर से तक, मंडी इंस्पेक्टर तक, मतलब बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट से लेके बहुत नीची 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 पोस्ट का मेंस एग्जाम आप दे पाओगे अगर आपका पेट का स्कोर बढ़िया है तो इसका लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कुल मिला के 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं, कुल मिला के आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें कि सिलेबस का क्या है, तो अगर हिस्ट्री में देखो, यहाँ पे एक फ़ायदा ये है ना, एसएससी में यूपीएससी में तो आपको बोल देता है कि जी के जीएस पूछा जाएगा। एक टॉपिक दे देता है समरी के फॉर्म में, और मतलब बहुत बड़ा सा सिलेबस होता है, उससे बाहर भी कई बार पूछ लेता है वो करंट अफेयर के नाम पे। लेकिन यहाँ पर वो जितना बोल रखा है ना उससे बाहर नहीं जाता। सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध एवं जैन धर्म, गुप्त वंश, राजपूत काल, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन का सामाजिक आर्थिक आर्थिक प्रभाव, वैदिक संस्कृति, मौर्य वंश, हर्षवर्धन, सल्तनत काल, मराठा, स्वतंत्रता संग्राम, सब के सब यही पूछता है भाई। फिर अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, महात्मा गांधी, क्रांतिकारी, मतलब ये सारे सब्जेक्ट हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कुल मिला के आपका यहाँ पे जो भी हिस्ट्री होता है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, कुल मिला के आपका यहाँ पे 10 नंबर का होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, कुल मिला के कितने कितने नंबर के होते हैं, ये अपना 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 5, कुल मिला के ये पूरा अपना जनरल स्टडी 30 नंबर का होता है। फिर आपका लैंग्वेज और रीजनिंग आपका कुल मिला के यहाँ पे 15 नंबर का, 30 नंबर का वो, 15 नंबर का ये, कुल मिला के आपके ये 25 नंबर के अपना मैथ आ गया। और यहाँ पर आपका कंप्रहेंजन और डीआई मिला के कुल मिला के यहाँ पे 30 नंबर का आ गया, 60, और ये अपना 40, कुल मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का समय मिलता है। और यहाँ पे आपका स्कोर एक्चुअली कोशिश करना चाहिए 80 के आसपास आ जाए। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है, और ये सारे उसके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि संसदीय प्रणाली, भारतीय संविधान, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, संघीय प्रणाली, मतलब बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं। अपने आप में इजी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ यही आपका सिलेबस है और पूछ सकता है भाई, इससे बाहर नहीं जाता, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ठीक है, फिर आपका सामान्य विज्ञान 5 नंबर का पूछता है, जिसमें आपके फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से सवाल आते हैं। तो दोनों का मिला के कुल मिला के आपका यहाँ पे 10 नंबर का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम जियोग्राफी की बात करें और इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो देखो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, पूरा अपना इंडियन ज्योग्राफी और पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे पूछ लेता है।
आपके पठार के बारे में पूछ लेगा, प्लेट्यू जो भी हैं, मरुस्थल एवं और खनिज संसाधन, जलवायु एवं ओशन, मरुस्थल जल संसाधन, वन के बारे में, नदियों एवं नदी घाटियों के बारे में, पर्वत पहाड़ियों एवं हिमालयों के बारे में। कुल मिला के इस तरीके से करते करते ये भी अपना पूरा मिला के 10 नंबर का यहाँ पर ये पूछ लेता है, जियोग्राफी और इंडियन इकोनॉमी। अगला अगर हम देखें तो ये अपना ये वाले सारे सब्जेक्ट हैं जो कि अपना मैथ का था। हम डिटेल में बात करें कि अब यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। फिर आपका ये डीआई वाला पूछ लेता है। उसके बाद आपका डेटा टेबल, तुलना, गणना, निष्कर्ष, ये आपका रीजनिंग हो गया। यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह से रिलेटेड वर्गीकरण, कारण, प्रभाव, कर्म, पैटर्न, ये सारी चीजें वो पूछता है। तो ये आपका सिलेबस है। आप कोई सा भी एक बैच ज्वाइन कर लोगे ना भाई, उसमें तो वो टीचर सब करवाते हैं, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो संधि, विलोम, पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं इसमें, तो रस, छंद, अलंकार वो सब इसमें पूछा ही नहीं जाता। केवल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, जो आपने 10वीं तक पढ़ रखी हैं, वही चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। तो एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आप 10वीं तक एक अच्छे स्टूडेंट रहे ना, तो आप यहाँ पे इजिली क्रैक कर पाओगे, थोड़ा सा रिविजन करके, थोड़ा सा वन शॉट वगैरह देख के, मैराथन क्लासेस वगैरह देखकर। ठीक है। और थोड़ा सा पीवाईक्यूज अगर आप दोगे तो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, लेखन, रचनाएं। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर, थोड़ी बहुत वोकेबलरी, कंप्रहेंशन, सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक। और एरर तो आप 10वीं में हो भाई, आपने एरर वाले सवाल जरूर बनाए होंगे, तो वो सारा भी यहाँ पे पूछा जाता है। अगर हम सामान्य जागरूकता की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश व सीमाएं, राज्य एवं केंद्रीय शासित प्रदेश, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय कला संस्कृति, खेल एवं प्रमुख उपलब्धियां, पर्यावरण एवं जलवायु, राष्ट्रीय समाचार, देखो यहाँ पे करंट अफेयर से भी रिलेटेड, पुरस्कार एवं सम्मान, खेल, नियुक्तियां, योजनाएं, ये सारी चीजें वहां पे पूछता है। अगर हम बात करें हिंदी की तो कुछ आपके मुख्य विचार पूछेगा, गद्य आधारित प्रश्न पूछेगा, तथ्य एवं निष्कर्ष, शब्दार्थ, भाषा बोध। ये तो जब आप कोई सा भी बैच लोगे ना भाई वहाँ पे, तो कंप्लीट एक सिलेबस वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हालांकि आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी अब ऐसी सीरीज हैं जो कि अलग अलग कोचिंग के द्वारा चलाई जाएंगी, तो आप किसी भी एक जो ट्रस्टेड होगा उस पे एक पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे ना, तो हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको अब पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर मैं समराइज कर दूं तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम जो आपका है, वो एक पास की तरह है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, सपोज आपका 81 स्कोर आ गया, आपने अभी पेपर दिया, 81 स्कोर आ गया। अब कुछ महीने बाद यूपी में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज वीडियो आया, आपने उसका फॉर्म भरा, कमीशन ने देखा आपका 81 स्कोर आया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आप 10वीं पास हो तभी, 18 साल की उम्र के हो तभी। ठीक है। उसने मतलब यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन वगैरह मांगता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अगर उसको पास कर लिया, तो आपको फिर नौकरी लग जाएगी। ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपनी तैयारी पे लग जाओगे एकदम, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। नोटिफिकेशन आ गया तो अब मैक्सिमम अक्टूबर के आसपास ये करवा लिया जाएगा पेपर। ठीक है। तो अक्टूबर तक का ही आपके समय है, मतलब 1 से 2 महीना केवल आपके पास समय है। ये अगस्त चल ही रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो केवल 2 महीना आपके पास समय है। तो एकदम लग जाओ जी जान के। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।